अगर मैं बेयर एक्ट की बात करूं तो उसका मतलब है ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि भैया डिलीवरी के क्या क्या रूल है, पेमेंट के क्या क्या रूल है, डिलीवरी हो गया, एक्सेप्टेंस के क्या क्या रूल है। जैसे कि भाई सेलर को डिलीवरी करनी होती है, भाई मान लो अगर मैं आपको चीज बेचूंगा तो मेरी ड्यूटी बनती है डिलीवर करने की। लॉ क्या कहता है कि मुझे कब डिलीवर करना है, कहां डिलीवर करना है, ये सारी बातें। अब उसके बाद मान लो आप बायर हो तो आपकी ड्यूटी बनती है सामान को एक्सेप्ट करने की, पे करने की। लॉ क्या कहता है कि आपको कब एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा। लॉ क्या कहता है कि भाई कब आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट डिलीवरी को लेकर बहुत सारे रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसके अंदर हम कई सारी बातें पढ़ेंगे कि भाई टाइम ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के एक्सपेंसेस कौन खर्च कर, कौन बियर करेगा, पार्ट डिलीवरी, भाई मान लो मैंने आपको 100 किलो गेहूं बेचना था, मैंने 50 किलो दिया तो। उसी के बाद डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट। अब पार्ट में और इंस्टॉलमेंट में क्या फर्क है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सारी कहानी अपनी चलती है सेक्शन 31 से लेकर 44 तक। हालांकि 44 तक नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई आप मान के चलो 40 तक। ठीक है। अब आती है आगे की बात। भाई एक तो अभी अपने सेक्शन वाइज चलेंगे, सेक्शन वाइज तो भाई रटना पड़ेगा। रट कितने दिनों तक लोगे, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन भूल जाओगे, चौथे दिन भूल जाओगे। सो बेटर इज इसको पहले अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। जब अपने को लगा कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ आ गया, फिर अपने इसको कनेक्ट कर देंगे कि ये बात किस सेक्शन में लिखी है, ये बात किस सेक्शन में लिखी है। सेक्शन कैसे याद करने हैं या आपको कैसे याद कराने वो मेरी टेंशन है। ठीक है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कहानी समझने पे ध्यान देना। आपको लगे कि हाँ यार कहानी समझ आ गई है, फिर मैं आपको उसमें सेक्शंस बता दूंगा। ठीक है। एक मिनट। हाँ चलो भाई अब आ जाओ टॉपिक पे। हेडिंग भले परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बट अपने इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे कि भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें डिलीवरी, पेमेंट, इसको लेकर क्या क्या बातें हैं। तीन चीजें होती हैं। सेलर के हिसाब से बोलूं डिलीवरी, बायर के हिसाब से बोलूं एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट, एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट। तीन चीजें होती है। ठीक है। ये काम बायर का है, ये काम सेलर का है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपने सिर्फ जनरल बात करते हैं। भाई जनरली क्या क्या बातें बोलेंगे, दो बातें हैं। जो ये बोलता है कि भाई अगर सेल्स ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स का, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, सोगा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो भाई कौन डिलीवर करेगा, कौन पे करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा। ये सीधा सा बोलता है कि भाई जो मैंने आपको बार बार बोला ना कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स ऑफ गुड्स है तो सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि भैया वो टाइम पर सामान को डिलीवर करे। बायर की ये ड्यूटी बनती है कि भैया वो जो है डिलीवरी के टाइम पर पे करे, एक्सेप्ट करे, सॉरी और नहीं, एंड एक्सेप्ट करे। ये है आपका जनरल। अब एक बार आप लोग सेक्शन 31, सेक्शन 32 बेरेक्ट है, कहाँ है वो वाली बेरेक्ट, वो तो वहां से निकाल ले। एक बार आप लोग सेक्शन 31 और 32 निकाल लीजिए। बिल्कुल छोटा सा मोटा मोटी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग कनेक्ट कर सको कि मैं जो बात बोल रहा हूँ कहाँ बोल रहा हूँ। इस तरफ होगी ये जो बेरेक्ट वाला सेक्शन है ना, इसमें होगी देख। नहीं, ब्लू कलर की होगी ना। इधर इसमें नीचे वाले में देख। नहीं, उधर फिर नोटबुक वाले सेक्शन में देख, वहीं देख फिर नोटबुक वाले में क्या बताऊँ।
चल छोड़, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। चलिए आ जाइए, सिर्फ जनरल सेक्शन 31 और 32 इसकी जनरल बात है, बहुत बेसिक सी बात है, जिसमें आपको मैं बोलूंगा तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगी। भाई 31 ने जो बात बोली उसने ये बोला, जो मैंने आपको बोला ना कि भाई सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो सामान को डिलीवर करेगा, बायर की ये ड्यूटी बनती है कि भाई वो पे और एक्सेप्ट करेगा। अब बात आती है साहब वो कब करेगा, कैसे करेगा? सर ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले सेलर ही डिलीवर करेगा ये वो, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है जी। अब उसके बाद आई दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बोला ना कि भाई ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सपोज कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी, तो आपने और मैंने तो सिर्फ सामान को बेचने खरीदने की बात की थी। मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को ये पेन बेचना है, आपने कहा ठीक है मैं ले लूंगा 10 रुपए में, कोई बात नहीं हुई कि कब डिलीवर करना है, कब पे करना है, कुछ बात नहीं हुई है। तो उसके अंदर एक और बात आ जाती है कि भैया डिलीवरी एंड पेमेंट ये एक साथ चलेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट, एक साथ रहेंगे ये। इसका मतलब क्या है कि भाई सेलर को ये ड्यूटी बनती है कि सेलर गुड्स की डिलीवरी करेगा इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, कि अगर बायर उसको पैसा दे रहा है तो सेलर सामान को डिलीवर करेगा। बायर की ये ड्यूटी बनती है कि जब सेलर सामान डिलीवर कर रहा है तो बायर की ये ड्यूटी बनती है कि वो तुरंत उसकी पेमेंट करेगा, सॉरी सामान को एक्सेप्ट करेगा एंड पे करेगा इन एक्सचेंज ऑफ डिलीवरी, इन एक्सचेंज ऑफ डिलीवरी। अब ये जनरल बातें हैं, इन्होंने क्या किया, इन दोनों बातों को, चाहे ये बात बोल दूं चाहे ये बात बोल, बातें ये दोनों मोटा मोटी सेम सी हैं, बस इन्होंने क्या किया, इसको पहले को एक सेक्शन में डाल दिया, उसको दूसरे में डाल दिया। और फर्क क्या है, पहले में ये कहना चाहते हैं आपको क्लियरली कि भैया ड्यूटी किसकी है, आप कहते हो साहब सेलर की है। उसके बाद ड्यूटी किसकी है, आप कहते हो साहब बायर की है। सेलर की क्या ड्यूटी है, सेलर की साहब ये ड्यूटी है। बायर की क्या ड्यूटी है, बायर की साहब ये ड्यूटी है। उसके बाद ये आपको ये बताना चाहते हैं दूसरी बात कि भाई ये जो दोनों है ना, डिलीवरी और पेमेंट, ये कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब अगर सेलर सामान को डिलीवर कर रहा है तो ये सेलर के पास अधिकार है कि वो तभी डिलीवर करेगा अगर बायर पैसा दे रहा है, कि बायर कह रहा है कि हाँ भाई मैं पैसा देने को तैयार हूं, तो सेलर की भी ड्यूटी बनती है वो डिलीवर करे। जिसको अगर हम बात पढ़े तो वैसा बोलता है कि भाई सेलर हमेशा रेडी रहना चाहिए टू डिलीवर गुड्स इन एक्सचेंज फॉर प्राइस, जब भी बायर उसको पैसा देने के लिए तैयार है सेलर उसको सामान देगा। वही दूसरी बात बायर के लिए भी बोली गई है कि बायर भी हमेशा रेडी रहना चाहिए टू पे, टू एक्सेप्ट एंड पे इन एक्सचेंज ऑफ डिलीवरी। यहां से कुछ पूछा जा सकता है, कुछ नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपसे मेंस में पूछा जाएगा। जो जनरल बात कर रहा हूं मैं, ये आपसे प्री का टॉपिक है कि भाई कौन सा सेक्शन बात करता है, कहता है कि भाई सेलर की ड्यूटी है सामान करने की, कौन सा सेक्शन बात करता है कि भाई बायर की डिलीवरी, बायर की ड्यूटी है सामान को डिलीवर, सेक्शन 31। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई कौन सा सेक्शन बोलता है कि डिलीवरी एंड पेमेंट आर कंकरेंट, एक साथ चलते हैं, सेक्शन 32। ये सिर्फ प्री का है। तो ये जो जनरल बात है ना, ये आपका सेक्शन 31 और ये आपका सेक्शन 32, ये आपका बेसिक है, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, इसको आप उतना ही ध्यान रखना, इसको बहुत ज्यादा इसके अंदर एक एक शब्दों के अंदर मत जाना, कोई काम का नहीं है आपके लिए। काम की बात आपकी चालू होती है इसके बाद। अभी तक किसी का कोई भी डाउट, किसी को कोई भी सवाल तो पूछ सकते हो, फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब अच्छा आप ये करो डिफेक्ट इन गुड्स अगर आता है, देखो डिफेक्ट इन गुड्स फिर आगे की कहानी होती है, वो मतलब आगे की भाई बायर को एक बार तो एक्सेप्ट करेगा वो, फिर उसको पता चलता है डिफेक्ट है, फिर वो बायर की राइट्स में हम पढ़ेंगे कि भाई बायर की राइट है कि वो रिटर्न कर सकता है, ये सब फिर वो बायर की राइट में आ जाता है ना। कोई भी डाउट कुछ भी किसी का, आगे कंटिन्यू कर दे। चलो अब आ जाओ, यहां से आपकी कहानी चालू होती है, मतलब जिस टॉपिक के बारे में मैं ये बोलूँ ना कि भाई आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, आपसे यहाँ से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ से चालू होते हैं। इसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई रूल ऑफ डिलीवरी के बारे में बताओ,
डिलीवरी को लेकर क्या क्या रूल्स है, जो अपने बात की ना अभी थोड़ी देर पहले कि डिलीवरी को लेकर इतनी सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए, अपने ये सारे पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीजें अपने पढ़ेंगे। अब आ जाओ, सॉरी, अब आ जाओ, रूल ऑफ डिलीवरी तो अपने फिर भी कर लेंगे। अब आ जाओ, डिलीवरी को लेकर हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, पहले उस पर बात करते हैं। रूल ऑफ डिलीवरी तो चलो एक चीज है, और क्या क्या बातें पढ़नी है। डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, ये डिलीवरी से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे अपने अभी, ठीक है। जो सेलर की ड्यूटी है ना डिलीवरी वाली, उससे रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। हालांकि सिर्फ सेलर की बात नहीं होगी, इसमें बीच बीच में हो सकता है बायर भी आ जाए। डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, उसके बाद रूल्स, जो आपका एग्जैक्ट टॉपिक बनता है सेक्शन 36 वाला, जिसमें हम बात करेंगे टाइम ऑफ डिलीवरी, जिसमें हम बात करेंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। ये हो गया रूल ऑफ डिलीवरी में अपने क्या क्या बातें पढ़ेंगे, डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, फिर टाइम ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। उसके बाद अगर पार्ट डिलीवरी है, अगर डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट है, और उसके बाद अगर रॉन्ग क्वांटिटी का मामला है कि गलत सामान भेज दिया उसने, गलत सामान, डिफेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, गलत सामान, डिफेक्टिव नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब कैसे याद करें, ध्यान देना, साथ साथ बोल रहा हूं कैसे याद रखना है, क्योंकि ये टॉपिक अगर मैं वैसे बात करूं तो ये पूरा कंप्लीट टॉपिक ये एक है, तो इतना लंबा टॉपिक आप एक साथ नहीं याद कर पाओगे, तो पार्ट्स में पढ़ना है। जनरल हमने समझ लिया कि भाई 31 32 जनरल बातें बोलते हैं कि सेलर की ड्यूटी क्या है, बायर की ड्यूटी क्या है, और 32 ये बोलता है कि भैया ये जो डिलीवरी और पेमेंट है ना एक साथ चलेंगे, कि मतलब अगर सामान सेलर सामान देने जा रहा है तो सेलर की ड्यूटी है, मतलब अगर बायर ये कह रहा है ना मैं पैसा देने को तैयार हूं, तो सेलर की ड्यूटी है सामान डिलीवर करेगा। और वहीं बायर की भी ड्यूटी बनती है कि अगर सेलर उसको सामान डिलीवर कर रहा है तो बायर उसको पैसे देगा, तुरंत पे करेगा। ये हम जनरल रूल बोल रहे हैं। अगर उन्होंने अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो अलग बात है, कोई अलग से उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रख रखी है, अलग बात है। अगर ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है तब हम ये बात बोल रहे हैं। 31 32 खत्म। अब आते हैं दूसरा पार्ट, इस टॉपिक का दूसरा पार्ट, जो सिर्फ डिलीवरी पे बात करेगा कि भैया डिलीवरी को लेकर क्या क्या बातें हैं। डिलीवरी के अंदर सबसे पहला ये कि भाई डिलीवरी कैसे होगी। सर डिलीवरी कैसे होगी इसका कोई वो नहीं है कि डिलीवरी आप डिलीवरी को कैसे भी कर सकते हो, बस उसमें होना क्या चाहिए कि आप गुड्स को बायर की पोजेशन में डाल दो। हाउ डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी मेड, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि आप उसके घर जाओगे उसको फोन कर, कुछ नहीं, आप अगर किसी भी तरीके से एनी हाउ आप गुड्स को बायर की पोजेशन में डाल रहे हो, डिलीवरी मानी जाएगी। अब सबसे पहला सवाल, सर पोजेशन का मतलब यहाँ क्या आता है कि मतलब बायर के पास फिजिकली वो गुड्स होना चाहिए। सर फिजिकल नहीं, बायर की कंट्रोल में डाल रहे हैं। अब ये क्या बात बनी, इसके अंदर हम दो टर्म बोलते हैं, एक्चुअल पोजेशन, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। एक होता है एक्चुअल पोजेशन, एक होता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। एक्चुअल पोजेशन का तो मतलब यही है कि भाई आप जो है सामान को बायर के पास भेज दे रहे हो, बायर की फिजिकल पोजेशन में दे रहे हो, बायर के मतलब उसी के पास है वो सामान। जैसे मान लो आज आपके पास पेन होगा आपका, जो आपके ही पास है, फिजिकल पोजेशन ऑफ बायर। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मतलब सर बायर के पास फिजिकल नहीं है, पर बायर के बिहाफ में किसी और पर्सन के पास है। मान लीजिए मैंने आपको सामान डिलीवर करना था, आपने कह दिया कि यार मैं तो नहीं हूं, एक काम करो मेरे घर पे पकड़ा दो। आपके पास नहीं है पर आपके घर वालों के पास आ गया, वो आपके एक तरह के क्या हुए, एजेंट। या मान लीजिए आपने कहा कि मेरे को सामान नहीं डिलीवर करना, किसी दूसरे को, फलाने बंदे को डिलीवर कर देना, तो वहां पर क्या हुआ, आपके द्वारा बताए गए पर्सन को डिलीवर कर दिया। तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या है, डिलीवरी कैन बी टू पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ बायर, ऑन बिहाफ ऑफ बायर। अब ध्यान देना, पहला टॉपिक डिलीवरी को लेकर, डिलीवरी कैसे हो सकती है, डिलीवरी सेलर की इच्छा है। और ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये बातें जो हम कर रहे हैं ये हम इस तरह से कर रहे हैं कि अगर कोई भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
अगर पार्टीज में कुछ भी अलग से बात नहीं हुई है तो ये बातें लगती है। डिलीवरी कैसे की जाएगी सेलर द्वारा? सर सेलर कैसे भी डिलीवर कर सकता है सामान को, बस इफेक्ट ये होना चाहिए उसका कि वो सामान बायर की पोजीशन में चला जाए। अब वो चाहे बायर की एक्चुअल पोजीशन में जाए, चाहे बायर की कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में जाए, कैसे भी जाए। कंस्ट्रक्टिव मतलब चाहे एक्चुअली बायर के पास जाए या फिर बायर के द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन या बायर के बिहाफ पे जो पर्सन है उसके पास जाए। ये हुआ आपका, यहां से चालू होता है सेक्शन 33। बता दूंगा मैं आपको एक एक सेक्शन, है ना। अब आते हैं ये रूल, जहां पर सबसे ज्यादा अपने को ध्यान देना है कि भाई ये क्या है, कैसा है। सेक्शन 36, ध्यान दे देना, सेक्शन 36। अब आ जाइए, अब आते हैं सेक्शन 36, जिसको एक्चुअली में नाम दिया गया है रूल एज टू डिलीवरी। और आप लोग ये ध्यान रखोगे, हम लोग इजी करने के लिए, टॉपिक को इजीली समझने के लिए हम बात कर रहे हैं कि डिलीवरी के इतने सारे रूल्स हैं। आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि कौन सा सेक्शन रूल्स ऑफ डिलीवरी की बात करता है, सेक्शन 36। आपसे अगर को सिर्फ ये बोल दे कि भैया रूल्स ऑफ डिलीवरी लिखो, तो आप सेक्शन 36 ही लिखोगे। ये ध्यान रखना। हम इसलिए पढ़ रहे हैं इनको सारों को एक साथ, ताकि हम एक सारी चीजें डिलीवरी से रिलेटेड सारी चीजें हम नक्की कर दें, एक साथ ही पढ़ लें। अब आते हैं रूल्स एज टू डिलीवरी में क्या क्या बातें बोली गई हैं। तो सर रूल्स एज टू डिलीवरी जो आपका सेक्शन 36 है, उसमें जो बातें बोली गई हैं, टाइम की बात बोली गई है, प्लेस की बात बोली गई है, एक्सपेंसेस की बात बोली गई है कि भाई डिलीवरी कितने समय में करनी है, एक्सपेंसेस, डिलीवरी के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, कहाँ पे डिलीवरी करनी है, किस जगह पे डिलीवरी करनी है। PET, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। अब आ जाओ प्लेस के ऊपर, सबसे पहले प्लेस ऑफ डिलीवरी के ऊपर। तो सर प्लेस ऑफ डिलीवरी के बारे में जो कानून है वो ये बोलता है कि भाई अगर कोई फिक्स प्लेस नहीं बताई गई है, अगर कोई भी फिक्स प्लेस नहीं बताई गई है, तो ये माना जाएगा कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहीं पर सामान डिलीवर करना, जहां पर एग्रीमेंट हुआ वहीं पर सामान डिलीवर करना। अगर फ्यूचर गुड्स है, हम पढ़ चुके हैं फ्यूचर गुड्स क्या होता है। अगर फ्यूचर गुड्स है, भाई अभी तक सेलर ने खुद ही वो गुड्स नहीं लिए हैं, या सेलर ने खुद ही वो गुड्स बनाए नहीं है, जहां पर वो गुड्स मैन्युफैक्चर किए गए, जहां पर वो गुड्स सेलर के पास आए, वहां पर वो प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी। कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही प्लेस ऑफ डिलीवरी है, जहां पर एग्रीमेंट हुआ वही प्लेस ऑफ डिलीवरी है। अगर फ्यूचर गुड्स का मामला है, जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर हुए वही प्लेस ऑफ डिलीवरी है। इन शॉर्ट, सेलर डिलीवर नहीं करेगा। जनरली ये बात बोली जाती है कि भाई सेलर नहीं डिलीवर करेगा। कहानी इतनी सी है कि अगर आपस में इनकी कोई बात नहीं हुई है कि सेलर को डिलीवर करना है कि नहीं करना, सेलर बायर के घर डिलीवर करेगा या नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तब ये रूल लगता है। सेक्शन 36 का जो आपका सब सेक्शन 1 है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप उसको बता देता हूँ मोटा मोटी। आप पढ़ना कहाँ से चालू करें, वेदर इट इज फॉर द यहाँ से 1 2 3, अपार्ट फ्रॉम, कि भाई अगर ये मोटा मोटी ये बात बोलता है कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आपस में इनकी कोई बात हुई है कि सेलर डिलीवर करेगा या बायर लेके जाएगा, तो अलग कहानी है। बट अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई है तो कहाँ डिलीवरी मानी जाएगी, मतलब प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ मानी जाएगी, जहां पर गुड्स जब कॉन्ट्रैक्ट हुए, जब गुड्स थे, या फिर एंड गुड्स एग्री टू बी सोल्ड आउट टू बी डिलीवर्ड, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट का मामला है तो जहां पर एग्रीमेंट था, और या फिर फ्यूचर गुड्स का मामला है जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर की। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है? इनडायरेक्ट मतलब है कि भाई सेलर डिलीवर नहीं करेगा। अब एक सवाल ये आता है कि सर अगर, क्योंकि जनरली तो ऐसा नहीं होता कि सर अगर बायर ने कहा है कि डिलीवर करो, तो ऐसा होता है ना, हम सामान खरीद के लाते हैं, हम उसको ये तो बोलते हैं भैया घर डिलीवर करवा देना। नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं कि घर डिलीवर करवा देना। सेक्शन 40, सेक्शन चलो एक बार छोड़ दो, कि घर डिलीवर करवा देना। अगर ऐसी बात हुई है फिर साहब सेलर वहां डिलीवर करवाएगा। फिर गुड्स की प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या मानी जाएगी? जहां बात हुई है वहां मानी जाएगी। बट एक चीज ध्यान रखोगे, उसके अंदर जो खर्चा है ना, जो खर्चा क्या, जो रिस्क है, वो बायर बोन करेगा। बायर कह रहा है कि भैया तुम मेरे को वहां डिलीवर कर दो सामान, तो खर्च, नुकसान, जो रिस्क है ना डिलीवरी का, कि अगर डिलीवरी में टूट फूट हो गई तो वो बायर का होगा रिस्क, सेलर का नहीं होगा।
ये चीज ध्यान रखना। मैं इसको लिख देता हूं एक बार कि भाई प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या मानी जाएगी। अभी अपने इसको दोबारा रिवाइज करेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़े से 2-3 चीजें ज्यादा हो गई हैं। अब अपने एक बार इसको सम अप करेंगे एक बार। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या मानी जाएगी, सेक्शन 36 ऐसे लिखते हैं ना, सब सेक्शन छोड़ दो। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या मानी जाएगी, नंबर 1 एट प्लेस एग्रीड बिटवीन पार्टीज। अगर पार्टीज ने कोई एग्रीमेंट कर रखा है, कोई बात कर रखी है कि भैया फलानी जगह पर डिलीवर करना है, तो वो प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और अगर मान लो एग्रीमेंट का मामला है तो जहां पर एग्रीमेंट हुआ, और अगर मान लीजिए फ्यूचर गुड्स का मामला है तो सर जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर किए गए, जहां पर मैन्युफैक्चर किए गए या प्रोड्यूस किए गए। इसी के साथ आप सेक्शन 40 कनेक्ट कर देना, क्योंकि आपके दिमाग में यहीं से एक सवाल उठेगा और उठा भी होगा कि भाई जनरली तो ऐसा होता ही नहीं है। जनरली तो मैं टीवी लेने जाता हूं तो मैं उनको बोलता हूं कि मेरे घर डिलीवर करा देना, फ्रिज लेने जाता हूं तो मैं उनको बोलता हूं ये लो पैसे, मेरे घर डिलीवर करवा देना। और कई बार दुकानदार खुद ही बोल देता है कि कोई बात नहीं सर, घर डिलीवर करवा देंगे आप, और आप बोलते हो ठीक है वहां डिलीवर करवा देना। अब बात आती है वो डिलीवरी का रिस्क कौन बियर करेगा। एक्सपेंसेस तो देखो जी, एक्सपेंसेस के मामले में तो कहानी ऐसी है कि अपने आगे भी बात कर लेंगे। रिस्क कौन बियर करेगा, रिस्क है सेक्शन 40। सेक्शन 40 जो है आपका है, अगर आप उसको रीड करना चाहते हैं ऑब्वियस आपके पास डायरेक्ट होगी। सेक्शन 40 पे आ जाइए। रिस्क ऑफ डिलीवरी, ये प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। Where the seller of goods no place other than that where the buyer shall unless otherwise agreed takes any risk of deterioration। ठीक है, ये देख लो, लैंग्वेज भी पढ़ लो शुरू से। हालांकि बकायदा ये बोल रहा है कि भैया अगर सेलर भी ये बात बोल रहा है ना, अगर सेलर भी ये बात बोल रहा है कि मैं सामान फलानी जगह डिलीवर कर दूंगा आपको, तब भी रिस्क किसका रहेगा, बायर का। बकायदा लाइन ये बोल रही है भैया रिस्क कौन उठाएगा, कोई भी डिलीवरी से रिलेटेड जो भी रिस्क है कि सामान खराब हो गई कुछ भी, बायर। रिस्क ऑफ डिलीवरी किसका होगा, बायर। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्री का क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्री का क्वेश्चन। अब एक बार रिवाइज करते हैं, मोटा मोटी सम अप करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आ जाओ भाई, एक मिनट। लो आ जाओ। हम बात कर रहे हैं जो अपना टॉपिक है, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं इसलिए क्योंकि अदरवाइज आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। हम जो बात कर रहे हैं अपना टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ गुड्स, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, जिसको आप लोग ये भी बोल सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। उसके अंदर ये सारी बातें ही आती, जिसके अंदर हमने अगर जनरली बात की तो जनरली हमने बात की कि भाई सेलर की ड्यूटी क्या होगी, बायर की ड्यूटी क्या होगी, ये जनरल बात। जिसके अंदर हमने बोला कि साहब ऐसा है कि सेलर की ड्यूटी क्या है, सेलर की गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी ये बनती है कि वो सामान को डिलीवर करेगा। बायर की ड्यूटी क्या है, उसकी ड्यूटी ये बनती है कि वो सामान को एक्सेप्ट करेगा और पे करेगा। अब इन्होंने तो ड्यूटी बोल के छोड़ दी कि ये ड्यूटी बनती है। अब बात आती है कि साहब ड्यूटी तो ये बनती है, पर कब कैसे ये तो बताओ। यहां पर इन्होंने एक और बात बोली कि डिलीवरी और पेमेंट ये कंकरेंट रहेंगे। कंकरेंट का मतलब ये है कि अगर बायर रेडी है कि वो सामान का पैसा देने को तैयार बैठे कि साहब ये लो पैसा, बायर रेडी है टू पे डिलीवरी, टू पे फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, बायर रेडी है, तो सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो उसको तुरंत सामान डिलीवर करे। और उसी तरह से इन्होंने बायर को भी बोला कि अगर सेलर रेडी है ना तुम्हारे को सामान डिलीवर करने को, सेलर तुमको सामान डिलीवर कर रहा है तो तुम भी रेडी रहोगे सामान को पे करने के लिए। तो इसको इन्होंने बोला कि कंकरेंट। सेलर सामान को डिलीवर करने जा रहा है तो बायर उसको पैसा तुरंत देगा, बायर पैसा दे रहा है तो सेलर को कहा गया कि तुम उसको सामान तुरंत दोगे। ये जनरल बातें हैं। जनरल बातें क्या ये तब लगेंगी
जब कोई भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इन्होंने आपस में सपोज बात यही थी कि भाई मैं पैसे आज दे दे रहा हूँ, सामान 2 दिन बाद डिलीवर होगा। अब तब ये नहीं लगा सकते हो आप कि अरे आपने तो कहा था कंकरेंट होते हैं, एक साथ चलते हैं। सर ये तब चलते हैं अगर पार्टीज के बीच में कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई इसके अलग उन्होंने कोई बात नहीं कर रखी। ये हुआ जनरल। आपसे यहां से क्या पूछा जाएगा, प्री का क्वेश्चन, उससे बाहर नहीं पूछेगा। आपसे इतना ही पूछेगा कि भाई कौन सा सेक्शन सेलर की ड्यूटी की बात करता है या सेलर की ड्यूटी टू डिलीवर गुड्स की बात करता है, कौन सा सेक्शन बायर की ड्यूटी टू पे एंड एक्सेप्ट की बात करता है, उसके बाद सेलर की ड्यूटी क्या है, बायर की ड्यूटी क्या है, देन कौन सा सेक्शन ये बोलता है कि डिलीवरी एंड पेमेंट जो है वो कंकरेंट है, एक दूसरे के साथ चलेंगे, सेक्शन 32। ये प्री का क्वेश्चन बनता है, इसमें मेंस का टॉपिक नहीं पूछा जाता आपसे। अब इसके आगे जो अपने ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, अब यहां से अपने पर्टिकुलर सिर्फ डिलीवरी को उठाएंगे। सिर्फ पहला पॉइंट रहेगा डिलीवरी। डिलीवरी के अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट उठता है कि भाई डिलीवरी कैसे होगी, जिसको लेकर बात करता है सेक्शन 33 कि डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे होगी। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि गाड़ी से, ट्रक से, ट्रेन से, सब कैसे भी डिलीवर करो, खुद जाओ, किसी के अपने एसी एजेंट को भेज दो, कैसे भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेक्शन 33 बोलता है कि भाई डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे भी किया जा सकता है, बस उसका इफेक्ट ये होना चाहिए कि गुड्स बायर की पोजेशन में जाने चाहिए। किसी भी तरह से अगर आप गुड्स बायर की पोजेशन में, बायर के कब्जे में डाल देते हो, तो वो डिलीवरी ऑफ गुड्स माना जाएगा आपका सेक्शन 33। अब इसमें अपने बात कर चुके हैं कि भाई पोजेशन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव कैसे भी हो सकती है, ठीक है, कैसे भी हो सकती है। और ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये बात तभी लगेगी अगर पार्टीज ने कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा। अगर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो सर वैसे ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर रखा फिर हम बोलते हैं कि भाई डिलीवरी ऑफ गुड्स आप कैसे भी कर सकते हो, बस उसका इफेक्ट ये होना चाहिए कि गुड्स बायर की पोजेशन में चले। कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है, यहाँ से नहीं पूछा जा सकता। सेक्शन 33 इवन मैं ये भी बोलूँ ना कि प्री में भी पूछा जा सकता है क्या, नहीं पूछा जा सकता। बहुत एग्जामिनर सोगा के अंदर बहुत ही एक्सपर्ट हुआ तो वो ये भले बोल देगा कि कौन सा सेक्शन मोड ऑफ डिलीवरी की बात करता है, सेक्शन 33। तो आपका सेक्शन 31, सेक्शन 32, सेक्शन 33, ये तीनों आपके प्री के टॉपिक है। यहां से मेंस का क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता। और अगर आया भी, वैसे मैं आपको लिखवा दूंगा, आया भी तो जितना आपको लिखवाएंगे ना उतना ही पढ़ लेना, उतना ही लिख देना, क्योंकि ना तो यहाँ से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इलस्ट्रेशन के लिए क्या पार्टीज के पूरे फैक्ट डालने पड़ते हैं। तो ये तो बातें लगती तब है अगर पार्टीज ने कुछ अलग बात नहीं की है। अगर अलग बात की है तो वैसे ही होगा। सपोज मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने ये बोल दिया कि भैया सामान मेरे को आज दे दो, पेमेंट तुमको 2 महीने बाद दूंगा। अब आप थोड़ी ये रूल लगा दोगे कि डिलीवरी और पेमेंट कंकरेंट है, नहीं लगा सकते हो, क्यों, अपनी आपस में बात होगी ना। तो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, यहां से बन ही नहीं सकता, यहां से नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैं आप कोई एग्जाम्पल बनेगा तो उसमें वो ऐसा कुछ बोलेगा कि भाई इनकी बात हुई है कि सामान गाड़ी से भेजना है, हवाई जहाज से भेजना है, रेलवे से, तो वैसे ही भेजना पड़ेगा सर, वैसे ही भेजना पड़ेगा। तो यहां से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन बन जाए बहुत कम चांस। अब आते हैं आगे, 33 डिलीवरी ऑफ हो गया। इसी के अंदर डिलीवरी के अंदर अपने ने अगला पॉइंट क्या पढ़ा, अपने आए जिसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ डिलीवरी। जिस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 36। इसमें मोटा मोटी 3 रूल्स हैं। रूल एज टू प्लेस ऑफ डिलीवरी, रूल एज टू टाइम ऑफ डिलीवरी, रूल एज टू पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के खर्चे कौन पे करेगा, ये 3 रूल है सेक्शन 36 की अगर बात करें तो। प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। इसके अंदर हमने उठाया प्लेस ऑफ डिलीवरी कि भाई सामान कहां डिलीवर करना है ये तो बताओ। तो ऑब्वियस है सबसे पहला कि भाई अगर पार्टीज में कोई एग्रीमेंट हो रखा है, मैं आपके दुकान पे जाता हूँ, आपको बोलता हूँ कि मुझे फ्रिज दे दो, पैसे दे दो, कुछ भी, मान लो पैसे नहीं दिए, उधार में ले आया, कुछ भी, और वहां अपनी बात हो गई कि भाई आप मेरे को सामान मेरे घर डिलीवर करो, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या हुई, घर।
अगर कोई बात हमने हो रखी है, सपोज नहीं हो रखी तो, प्लेस ऑफ डिलीवरी हमने फिक्स नहीं कर रखी तो फिर जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ या जहां पर एग्रीमेंट हुआ वो सब, तो यहां हम क्या बोलते हैं कि सर प्लेस ऑफ डिलीवरी जो पार्टीज ने फिक्स की है, जो हम बोलते हैं इफ डिसाइडेड, और अगर डिसाइडेड नहीं है तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या फिर जहां पर एग्रीमेंट हुआ था, और अगर फ्यूचर गुड्स का मामला है, फ्यूचर गुड्स आप लोग जानते ही हैं, ऐसा कोई भी सामान जो भी सेलर के पास नहीं है, सेलर भी कहीं से लेगा, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस। अभी तक कोई भी डाउट कुछ भी कि भाई ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, कुछ भी दोबारा बोलूंगा, सेक्शंस में मत जाना, पहले हम इसका टॉपिक समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट याद करेंगे, फिर हम कनेक्ट करेंगे कि अच्छा ये वाली बात किस सेक्शन में है, ये वाली बात किस सेक्शन में है, किस सेक्शन का किस दूसरे सेक्शन से कनेक्शन है। ये जो कंफ्यूजन वाली बात है ना, ये हम टॉपिक समझने के बाद करेंगे। अभी तक कोई भी डाउट, सो दैट अपने आगे बात कर सके। हाँ हाँ जी हर्ष प्लीज पूछिए। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि हम ये बात बोलते हैं कि भाई जो डिलीवरी, अगर बायर ने बात बोली है कि भैया आप मेरे को कोई डिस्टेंट प्लेस पे डिलीवर करोगे, उसके बाद अगर सेलर आपको डिलीवर कर रहा है सपोज, तो रिस्क आपका होता है। आप अभी मैं आपको बात बताऊँ, आप लोग जब सामान मंगवाते हो ना, उसमें एक नीचे वो आता है, उसको टर्म एंड कंडीशन नहीं, नहीं टर्म वो नहीं बना होता कि कितने दिन में रिटर्न कर सकते हो, वो वाला नहीं, कितने दिन में रिटर्न कर सकते हो, ऐसा तो वो नीचे लिखा होता है ना, 7 days डिलीवरी और वो सब। फिर जब आप उस पर क्लिक करते हो तो होता है, क्लिक करते हो उसमें लिखा होता है ना भैया आप कब रिटर्न कर सकते हो। सपोज उसमें लिखा होता है कि भैया अगर आपको सामान पसंद नहीं है तो डिलीवरी नहीं होगी वापस। या कई गुड्स में ऐसा होता है कि नॉट रिटर्नेबल, ऐसा होता है। जैसे ये मान लो नहीं खोल के देख नहीं, ये नहीं चीजें होती यार, जो वन टाइम यूज वाली चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कई चीजें होती है जिसमें मोटा मोटी बता देता हूँ। जो हर्ष का क्वेश्चन है पहले उस पर आते हैं ना। आपका क्वेश्चन ये है कि भाई अगर अपने अमेजोन से सामान मंगाते हैं तो दैट मीन्स रिस्क हमारा होता है। सर होता है सर, पर जब आप सामान मंगाते हो ना, किसी सामान में तो सेलर ने कहा होता है कि अगर आपको सामान पसंद ना आए, आपको सामान टूटा हुआ मिले, आप वापस कर देना, तो वहां तो उसने बोल दिया कि कर सकते हो, जो डिलीवरी का रिस्क है वो मैं ले रहा हूं। बट अगर वहां पर लिखा हुआ है, सेलर ने कहा है नॉट रिटर्नेबल, वहां पर यह है कि भैया तुमको सामान आता, तुम कहते हो यार मेरे को तो टूटा हुआ सामान आ गया, सेलर के रिस्क किसका था, तुम्हारा। नॉट रिटर्नेबल मैंने लिख रखा है ना भाई, मेरा रिस्क नहीं है डिलीवरी का। मैं यहां से सामान भेज दूंगा, तुमने सामान लिया, सामान टूटा निकलता है, फूटा निकलता है, वो तुम्हारी है। तो अब ये है जनरल रूल, क्या है जनरल रूल, ये है कि भैया हमारा ही रिस्क होता है। पर क्योंकि ऑब्वियस उनको बिजनेस करना है, उनका कंपटीशन बहुत है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको एक ऑप्शन देते हैं कि नहीं रिस्क हम ले रहे हैं। यही बात हम बोल रहे हैं कि भाई अगर सेलर ने कह दिया कि रिस्क मैं ले रहा हूं तो ले रहा है, अदरवाइज रूल यही है कि डिलीवरी का रिस्क बायर का होता है। ये बात समझ आई है ना। आप देखना अभी थोड़ी क्लास के बाद ना, अभी क्लास चलती क्लास में तो मत करना वरना आगे का छूट जाएगा आपका। क्लास के बाद ना वो देखना, कई सामान कोई या कोई जैसे यार, हाँ अंडरगारमेंट्स के अंदर होगा ऑब्वियस, नहीं रिटर्न कर सकते हो। या फिर कोई भी ऐसी जो पर्सनल यूज की चीजें होती है ना, ब्रश हो गया, ये सब इनमें होता है कि आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, तो वहां सेलर नहीं वो दे रहा, सेलर आपके साथ नहीं कर रहा ना। ये हो गया। अब इस सॉरी थैंक यू ना हर्ष, आपने ये भी याद दिला दी, इसमें अपने छूट गया था बात कि भाई प्लेस ऑफ डिलीवरी जनरली क्या होगी, जहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहां एग्रीमेंट हुआ, या फिर जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर हुए, प्रोड्यूस हुए, और अगर पार्टीज ने फिक्स कर रखी है तो वो प्लेस होगी। अब इसी से एक पॉइंट बनता है जिसको हम लेकर जाते हैं सेक्शन 40 में। सेक्शन वैक्शन बाद में कनेक्ट कर लेंगे, वो तो क्या वो फ्लो में बार बार निकल जा रहा है सेक्शन, कि अगर पार्टीज ने कोई जगह फिक्स कर रखी है तो सेक्शन 36-40, पार्टीज ने जगह फिक्स कर रखी है तो भाई सपोज बायर ने कह रखा है कि भैया मेरे को फलानी जगह डिलीवर करो, या सेलर ने कह दिया, आप फ्रिज लेने गए,
आपने बोला भैया फ्रिज कितने का, उसने कहा इतने रुपए का, फिर आपने उसको बोला कि यार आप, फिर मैं लेके कैसे जाऊंगा, उसने कहा कोई बात नहीं, लेके क्यों जाना, मैं भिजवा दूंगा। चाहे आपने बोला कि डिलीवर करना, चाहे सेलर ने बोला कि मैं डिलीवर करूंगा, दोनों केस में ये बात लगेगी। तो अगर पार्टीज ने फिक्स कर रखी है, अब वो पार्टीज में चाहे सेलर हो चाहे बायर हो, हम यही बोलते हैं कि जो रिस्क ऑफ डिलीवरी है वो कौन उठाएगा, बायर। कौन उठाएगा, बायर उठाएगा। रिस्क ऑफ डिलीवरी कौन उठाएगा, बायर। कितना टॉपिक पढ़ा हमने, पहला जनरल पॉइंट पढ़ा, जनरल पॉइंट के बाद हमने डिलीवरी की बात की, डिलीवरी में हमने दो बातें पढ़ी है अभी तक। एक, डिलीवरी कैसे होगी, रूल्स के अंदर हमने सिर्फ प्लेस ऑफ डिलीवरी को किया है ना। अब इतना एक बार लिख लो, तो दैट थोड़ा आप लोग का दिमाग रेस्ट हो जाएगा, 5-10 मिनट का। लिख लो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हेडिंग डालना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसी के साथ दूसरी हेडिंग और डाल देना, डिलीवरी और पेमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा इसके अंदर ये सब है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी हेडिंग डाल दो डिलीवरी और पेमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। अब इसमें लिखो सेक्शन 31 टू, मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन सा, सेक्शन 31 टू सेक्शन 34, सॉरी सेक्शन 44, सेक्शन 31 टू सेक्शन 44 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 44 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा शॉर्ट में लिख दो सोगा, डील्स विद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डील्स विद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट हैज 3 पार्ट्स, इसके मोटा मोटी 3 पार्ट बनते हैं। इट हैज 3 पार्ट्स, डिलीवरी, पेमेंट, एक्सेप्टेंस। डिलीवरी नंबर 1, नंबर 2 पेमेंट, नंबर 3 एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब इसमें हेडिंग डालो जनरल प्रोविजन, कि जो सब जगह लगेंगे नॉर्मल जनरल प्रोविजन। हेडिंग डालो जनरल प्रोविजन, और जनरल प्रोविजन में पहला सीधा लिख दो नंबर 1, नंबर 1 जनरल प्रोविजन में नंबर 1, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स, ब्रैकेट में लिख दो सेक्शन 31, ब्रैकेट में सेक्शन 31। दूसरा पॉइंट में लिखो, दूसरा नंबर पे लिख दो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ बायर, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, इसमें भी लिख दो ब्रैकेट सेक्शन 31। अब ये क्या आपको याद रह जाएगा कि सर सेक्शन 31 इसी की बात करता है, सेक्शन 31। ठीक है, नंबर 3, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, ब्रैकेट में सेक्शन 31। ठीक है, नंबर 3 पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स आर कंकरेंट टू ईच अदर, पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स आर कंकरेंट टू ईच अदर। कहां गया, कहां लिखा था कंकरेंट, ये रहा, पहले देख लो, कंकरेंट टू ईच अदर, ब्रैकेट में डालो सेक्शन 32, इसमें थोड़ा बहुत लिख लो, इसमें लिखो, ब्रैकेट में डाल दिया सेक्शन 32। ठीक है, अब इसमें लिखो द डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ गुड्स, द डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ गुड्स, ऐसे हाँ ठीक है, ऐसे लिख दो शॉर्ट में ना, क्योंकि प्री का टॉपिक है। द डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ गुड्स आर कंकरेंट टू ईच अदर, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। The seller shall be ready and willing, the seller shall be ready and willing to deliver the goods in exchange for price, the seller shall be ready and willing to deliver the goods in exchange for price, full stop. The buyer shall be ready and willing
to pay for the price, the buyer shall be ready and willing to pay for the price in exchange for delivery of goods। ठीक है, ये टॉपिक आपका प्री में पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो भाई कौन सा सेक्शन बोलता है कि सेलर की ड्यूटी है, कौन सा सेक्शन बोलता है बायर की ये ड्यूटी है, या फिर सेलर की ड्यूटी क्या है, बायर की ड्यूटी क्या है। उसके बाद ये पूछ सकता है भी कौन सा सेक्शन सेलर की ड्यूटी के बारे में बात करता है, कौन सा सेक्शन बायर की ड्यूटी के बारे में बात करता है, कौन सा सेक्शन ये बोलता है कि डिलीवरी और पेमेंट जो है कंकरेंट है। ठीक है, या वो ये पूछ सकता है भाई डिलीवरी और पेमेंट कंकरेंट है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये प्री में मोटा मोटी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें हेडिंग डालो। अब यहाँ से क्या थोड़ा आपका टॉपिक पर्टिकुलर चलेगा। अब इसमें हेडिंग डालो, जैसे पहले जनरल हेडिंग ना, जनरल प्रोविजंस। अब हेडिंग डालो प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, या सीधा डाल सकते हो डिलीवरी। डिलीवरी ठीक है, अगली हेडिंग डालो हाउ डिलीवरी ऑफ गुड्स, हाउ डिलीवरी ऑफ गुड्स शैल बी मेड। shall be made, how delivery of goods shall be made, ब्रैकेट में सेक्शन 33, ब्रैकेट में सेक्शन 33। the delivery of goods, the delivery of goods shall be made, shall be made in the manner as agreed between parties, the delivery of goods shall be made in the manner as agreed between parties, full stop। The delivery of goods shall be made in the manner as agreed between parties, full stop। In absence of any agreement, in absence of any agreement as to delivery, as to delivery, in absence of any agreement as to delivery, the delivery can be made, the delivery can be made in any manner, the delivery can be made in any manner which has the effect, which has the effect of putting the goods, of putting the goods in possession of buyer, in possession of buyer, either actual or constructive। The delivery of goods shall be made in the manner as agreed between the parties, full stop। In absence of any agreement as to delivery, the delivery can be made in any manner which has the effect of putting the goods in possession of buyer, comma, either actual or constructive, full stop। क्या कर रहे हो? पार्टी नहीं, buyer, which has the effect of putting the goods into the possession of buyer, buyer, either actual or constructive, either actual or constructive, full stop। ठीक है, अब इसमें अगली हेडिंग डाल दो who shall apply for delivery of goods, who shall apply for delivery of goods, सीधा लिख दो who shall apply for delivery of goods, ब्रैकेट में सेक्शन 33 ना 34 नहीं 35 34 पार्ट डिलीवरी है, 35 लिख दिया। द बायर शैल अप्लाई फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, सीधा एक लाइन में लिख दो, ये प्री में पूछा जाएगा आपसे। द बायर शैल अप्लाई फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि गुड्स के लिए कौन अप्लाई करेगा, सब बायर। द बायर शैल अप्लाई फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, हु शैल अप्लाई फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, द बायर शैल अप्लाई फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब इसमें लिखो in absence of any, in absence of any express contract, in absence of any express contract, the seller is not bound to deliver, the seller is not bound to deliver until, the seller is not bound to deliver until buyer applies for delivery। तो जब तक buyer उसको नहीं बोलता कि भैया सामान दे दो, तब तक उसकी ड्यूटी नहीं बनती है। until buyer applies for delivery, the seller, in absence of any express contract, the seller is not bound to deliver until buyer applies for delivery। हम ये बात बोलते हैं ना, ये ड्यूटी वाला कहाँ गया,
कि भैया सेलर की ड्यूटी है डिलीवर करने, सेलर की ड्यूटी है, पर ये ड्यूटी इसकी तब तक नहीं उठेगी जब तक बायर उसको नहीं बोलता। तो शुरुआत कौन करेगा? बायर। बायर शुरुआत करेगा कि भाई सामान दो यार, फिर कहानी चालू होगी। कहानी की शुरुआत कहां से होगी? बायर से। अगर हम एक्सप्रेस कोई अलग बात नहीं हुई है तो बायर से, कि बायर उसको बोलेगा कि भैया सामान डिलीवर कर दो यार, फिर सेलर की ड्यूटी चालू होती है टू डिलीवर, फिर बायर की ड्यूटी चालू होती है टू पे एंड एक्सेप्ट, क्योंकि सबसे पहले तो डिलीवरी होगी ना, फिर ही पैसा देने की बात उठेगी। तो अपने से जनरली पूछा जा सकता है कि भाई कहानी कहां से चालू होती है? सर कहानी बायर से ही चालू होती है, कि बायर सेलर को बोलता है कि भाई यार डिलीवर कर दो यार, बायर जो है ना वो सेलर को बोलता है कि भाई डिलीवर कर दो, फिर सेलर की ड्यूटी चालू होती है। तो अगर हम बात करें कि कहानी कहां से चालू होती है, सेक्शन 35 से, सेक्शन 35 से। अब हेडिंग डालो, ठीक है, थोड़ा इसको हाईलाइट करके रखना कि भाई यहां से पूछा जा सकता है ना। रूल्स एज टू डिलीवरी, रूल्स एज टू डिलीवरी, ब्रैकेट में सेक्शन 36, ब्रैकेट में सेक्शन 36, इसमें मतलब नंबर 1 लिखो, प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी। इसमें लिखिए, इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी, इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी, मतलब कोई पार्टी ने अलग से बात नहीं कर रखी तो, इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी, द प्लेस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, द प्लेस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स शैल बी फॉलोइंग, द प्लेस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स शैल बी फॉलोइंग। नंबर 1, place at which, place at which the goods are at time of sale, the place at which the goods are at time of sale, लिख दिया। नंबर 2, place at which goods are at time of contract or agreement, place at which goods are at time of contract or agreement. Number 3, number 3, place at which goods are manufactured or produced, place at which goods are manufactured or produced, ब्रैकेट में डाल देना, इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स, प्लेस एट विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, ब्रैकेट में लिख देना फ्यूचर गुड्स। हेडिंग क्या थी? प्लेस ऑफ, प्लेस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स ना, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी, ठीक है। हाँ, और अगर एक और नंबर 4 भी लिखना चाहते हो लिख लो, नंबर 4, एज एग्रीड बिटवीन पार्टीज, एज एग्रीड बिटवीन पार्टीज की प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी? जनरली तो ये है कि भैया जिस सब जहां पर सेल के समय गुड्स जहां थे, या कॉन्ट्रैक्ट के समय जहां थे, एग्रीमेंट के समय जहां थे, और अगर पार्टीज ने खुद से कोई जगह डिसाइड कर रखी है फिर वो, ठीक है, ये हो गया प्लेस फॉर डिलीवरी। अब इसी में लिख लो, प्लेस फॉर डिलीवरी में ही, नहीं इसमें मत लिखो, इसमें मत लिखो, को अपने अलग हेडिंग में डालेंगे, फालतू में नोट्स खराब हो जाएंगे आपके। अब आ जाइए प्लेस के बाद, मतलब जहां है सेल या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एग्रीमेंट एक ही बात होता है ना, मोटा मोटी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो ऐसे इन्होंने बस लिख दिया कि भाई सामान जिस समय था, जैसे आप दुकान पे जाते हो चीज खरीदते हो, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन सी? जो दुकान पे जब सामने जब खरीदी वहीं थे ना, तो वो प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ सेल, या कॉन्ट्रैक्ट किया था टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहां वो सामान थे, ठीक है। अब आ जाओ टाइम, प्लेस हम पढ़ चुके हैं, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या मानी जाए, कितने समय में डिलीवर करना है। अब ध्यान दे देना भैया, एक तो है आपका डायरेक्ट आपके पास हो तो अच्छी बात है, मैं आपको मोटा मोटी साथ साथ समझा भी दूंगा। ध्यान दे देना, ये जो आपका सबसेक्शन 2 है, पहले इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि उसका एक और भी है। सबसेक्शन 2 तो बात करता है सेलर की, कि भैया सेलर जो है उसको कितने समय में सामान डिलीवर करना है, कोई फिक्स नहीं है, रीजनेबल टाइम। उसी तरह से आप आ जाओ, कहां गया सबसेक्शन 4, हमने बोला ना कि भाई सेक्शन कि भाई बायर जो है वो उसको बोलेगा कि भैया यार सामान डिलीवर कर दो, बायर बोलेगा, तो बात आती है भैया बायर कितने समय में डिमांड करेगा, कोई टाइम फिक्स है क्या कि 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में? तो यहाँ भी ये रीजनेबल टाइम। तो ये क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है क्या, कि भैया
टाइम ऑफ डिलीवरी मतलब सेलर को सामान कितने टाइम में डिलीवर करना है, बायर को जो है कितने समय में डिमांड करनी है फॉर डिलीवरी, ये बताइए। अब आपको लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये ऐसी क्या अलग सी बात है। आपको लगेगा कि बायर को कब डिमांड करनी है, तुरंत डिमांड करनी है। सर ऐसा कुछ नहीं है। कानून कहता है कि भाई आपके पास रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम मतलब डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ केस। अगर सामान ऐसा है कि जो जल्दी खराब नहीं हो सकता तो आपके पास है सफिशिएंट टाइम। तो हम यहाँ बोलते हैं कि भाई टाइम ऑफ डिलीवरी सेलर को कितने समय में डिलीवर करना है, रीजनेबल टाइम। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। एक्चुअली क्या लाइट चली गई थी ना, तो अब ठीक है, अब तो इशू नहीं है। ये लाइट जाती है ना तब थोड़ा सा ऐसा सा कुछ हो जाता है। 1 मिनट वेट करते हैं अपने, ताकि ठीक है जी। तो एवरीबडी सही है ना, वो लाइट चली गई थी तो इसलिए इशू आया। जस्ट से मिनट, इतने में अपने स्क्रीन चालू कर लेते। होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब टाइम ऑफ डिलीवरी सेलर को कितने समय में डिलीवर करना है, रीजनेबल टाइम। सेम चीज अगर आपसे वो पूछ ले कि भैया जो बायर है उसको कितने समय में डिमांड करनी है कि भाई सामान डिलीवर कर दो यार, बायर को कितने समय में डिमांड करनी है कि भाई सामान डिलीवर कर दो, रीजनेबल टाइम। ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है। ये हो गया टाइम। अब आ जाइए एक्सपेंसेस। दो ही बातें हैं। प्लेस सेक्शन 36 में तीन ही बातें हैं। प्लेस आपका सब सेक्शन 1, टाइम आपका सब सेक्शन 2 और 4, देन कम्स एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किस चीज का, कि भाई गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में, डिलीवरी के एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में डालने के एक्सपेंसेस कौन बियर करे, कौन बंदा है जो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में डालने के एक्सपेंसेस, expenses to put goods, sorry, in deliverable state, seller। ये छोटी छोटी सी बातें ये याद रख लेना, प्री में भी पूछी जाएंगी क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब ध्यान दे देना। प्लेस तो पढ़ लिया अपने ने, प्लेस के बाद अपने ने टाइम पढ़ लिया। टाइम में कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। एक्सपेंसेस में क्या पढ़ रहे हैं अपने, एक्सपेंसेस में हमने पढ़ा कि भाई गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में, कि सामान डिलीवर हो सके उस स्टेट में रखने का एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या है भाई, गुड्स में कोई छोटी मोटी कमी है उसको रिपेयर कर, डिलीवरेबल का ये तो मतलब है। हमने शुरू में क्लासेस में पढ़ा था कि भाई डिलीवरेबल गुड्स वो होते हैं कि जो परफेक्ट कंडीशन में कि दिए जा सकते हैं। तो भाई परफेक्ट कंडीशन में डालने की ड्यूटी तो सेलर की है। आप किसी से खराब फ्रिज थोड़ी ले लोगे। आप अगर किसी के पास फ्रिज लेने जाते हो तो आप सही लोगे ना फ्रिज। अगर मान लीजिए उस फ्रिज के अंदर कुछ टूटा हुआ है, कुछ जल नहीं रहा कुछ, तो आप उसको बोलोगे ना भाई सही करके दे दो। तो वो कौन खर्चा उठाएगा, सेलर उठाएगा। दुकानदार ही उठाता है ना, तो सेलर। ये हुआ आपका रूल एज टू डिलीवरी, सेक्शन 36। अब हमने अभी तक कितना पढ़ा, 31 32 हो गया, 33 हो गया डिलीवरी वाला पॉइंट। ठीक है, 33 के बाद 35 हो गया, 35 बायर की ड्यूटी, 35 हो गया ना, 36 हो गया और 40 हो गया। अब ध्यान दे देना।
फाइन, अब ठीक है ना? सॉरी हाँ, वो वाईफाई दोबारा चालू हुआ तो बंद हो गया था इसलिए। अब ठीक है ना? चालू कर दें क्लास? चालू है, चालू हो गया यार, कंटिन्यू कर दें? आई थिंक चालू हो गया, हो गया ना? शो कर रहा है ना वाईफाई? अब ठीक है, चलो अब आ जाओ। कैसे याद करो? पहले सिर्फ इतना पढ़ना, ठीक है? जो मान लो इसमें अपने ने मिस किया है अभी तक 34, 38, 39, उसके बाद का जो भी छोड़ रखा है कोई बात नहीं, वो बाद में करेंगे। 31, 32 जनरल टॉपिक, जिसमें 31 बात करता है सेलर की ड्यूटी, 31 बात करता है बायर की ड्यूटी। आपसे पूछा जा सकता है, ये इंडेक्स के हिसाब से बोल रहा हूं कैसे यार। 32 बोलता है कि जो डिलीवरी है और जो पेमेंट है वो क्या है, कंकरेंट है एक दूसरे के। चलो जी, ये हो गया। अब आ जाइए, यहां से कहानी चलती है थोड़ा स्पेसिफिक। 36 इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको पहले लिखते हैं। 36 बात करता है रूल ऑफ डिलीवरी, जिसमें 3 टॉपिक है, प्लेस, एक्सपेंसेस, टाइम। उसके बाद डिलीवरी को लेकर सबसे पहला सेक्शन 33 कि भाई डिलीवरी कैसे होगी, हाउ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज टू बी मेड। 35 बात करता है कि भाई डिलीवरी की डिमांड कौन करेगा, डिमांड फॉर डिलीवरी कौन करेगा कि भैया सामान डिलीवर कर दो। इसको आप बोल सकते हो स्टार्टिंग कहां से होती है, यहां से। उसके बाद अगर सामान, ये बोल सकते हैं अपने डिलीवरी के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, ये तो हो गया डिलीवरेबल स्टेट में डालने के एक्सपेंसेस, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में डालने के एक्सपेंसेस, ये क्या है, डिलीवरी के एक्सपेंसेस, वो कौन बियर करेगा। ये है आपका सेक्शन 40। कोई भी डाउट अभी तक, कुछ भी किसी भी तरह का? ठीक है, सॉरी डिलीवरी के एक्सपेंसेस, रिस्क गलत बोल दिया अपने, रिस्क ऑफ डिलीवरी, सॉरी यार, डिलीवरी के एक्सपेंसेस अपने आगे पड़ेंगे, लो फ्लो में गलत बोल दिया, रिस्क ऑफ डिलीवरी। अब आ जाओ, इसको बनाना हो बना लो, ठीक है? पर पहले, उससे पहले जो छोटी मोटी चीजें बाकी हैं वो एक बार लिख लो। अपने कहां तक लिख चुके थे रूल्स ऑफ डिलीवरी में? प्लेस ऑफ डिलीवरी लिख चुके थे ना? अब इसमें लिखो, हेडिंग डालो टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है? ब्रैकेट में सेक्शन 36, सब सेक्शन नहीं याद करना, सीधा सेक्शन 36 टाइम ऑफ डिलीवरी, वो रूल्स में ही पार्ट बन जाएगा ना, टाइम ऑफ डिलीवरी रूल्स का ही पार्ट बन जाएगा। टाइम ऑफ डिलीवरी, इसमें लिखो टाइम ऑफ डिलीवरी में, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, unless otherwise agreed, the seller is bound to deliver the goods within reasonable time. Unless otherwise agreed, the seller is bound to deliver the goods within reasonable time. The seller is bound to deliver the goods within reasonable time. और इसी तरह से ऐसे और लिख दो, unless otherwise agreed, the buyer is bound to demand for delivery. Unless otherwise agreed, the buyer is bound to demand for delivery within reasonable time. ये हो गया टाइम ऑफ डिलीवरी। फिर उसमें रूल्स में ही एक तीसरी हेडिंग डाल दो, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फॉर पुटिंग गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, एक्सपेंसेस फॉर पुटिंग गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, एक्सपेंसेस फॉर पुटिंग गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। The expenses for putting the goods into deliverable state, the expenses for putting the goods into deliverable state shall be borne by seller, shall be borne, B-O-R-N-E, shall be borne by seller. The expenses for putting the goods into deliverable state shall be borne by seller. Place हो गया, टाइम हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, the expenses for putting the goods into deliverable state section 36 हो गया ना, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 लिख लिया था आपने ने, लिख लिया था डिलीवरी कैसे होगी, 36 लिख लिया आपने ने, है ना? ये भी लिख लिया 35, हु शैल मेक डिमांड फॉर डिलीवरी, ठीक है? हाँ वही वही हु शैल, हाँ वही डिमांड, डिमांड एक ही बात है, ठीक है? अब इसमें अगली हेडिंग डालो, हेडिंग डालना, रूल्स हटा, रूल्स को मतलब नई हेडिंग से डालना।
who shall bear the risk for delivery of goods? Who shall bear the risk for delivery of goods? Who shall bear the risk for delivery of goods? ब्रैकेट में लिख दो सेक्शन 40. Section 40. Where goods are to be delivered at a different place, या फिर हाँ ठीक है, where goods are to be delivered at a different place from where they are sold. Where goods are to be delivered at a different place from where they are sold, the risk involved in delivery, रिस्क मतलब कि कोई नुकसान, जो रिस्क इन्वॉल्व्ड इन डिलीवरी shall be borne by buyer, shall be borne by buyer, shall be borne by buyer, BORNE, borne by buyer. ठीक है, अब ध्यान रख लेना. अब ये आप बनाना चाहो तो बना सकते हो ये, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रह जाए कि भाई 31, 32 जनरल प्रोविजन है, क्या बात बोलते हैं, 33, 35, 36, 40 क्या है, और उसके साथ अगर लिखना चाहो तो कि भाई डिमांड कौन करेगा, बायर करेगा, लिख लो ऐसे कि भाई आपका प्री प्रिपेयर हो जाएगा. यहाँ से डिलीवरेबल स्टेट में एक्सपेंसेस सेलर करेगा, रिस्क कौन बियर करेगा, बायर करेगा, ऐसे अगर लिखना चाहो तो. ठीक है, ये है. अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बना लो, इजी रहेगा. मतलब प्री आपका नहीं, थोड़ा प्री के टाइम आपको अगर कुछ मोटा मोटी देखना हो तो फायदा हो जाएगा आपका, है ना. इसको बना लो चाहे. टेबल वाइज बना लो, जैसे एक टेबल 31, 32 वो क्या बोलता है, 33, 35, 36, 40 क्या बोलता है, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है. उसके बाद के जो 34, 38 आपस में कनेक्टेड है, या 39 है, 40 है, वो तो फिर अलग ही चलेंगे, तो लगभग अलग से ही चलते हैं. तो 40 के 39 जो है वो भी अलग सा चलता है, 40 भी, 40 नहीं सॉरी, फिर उसके बाद फिर अलग ही है. मतलब आपस में इनका कोई कनेक्शन सा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हाँ हाँ, अब इसमें लिखना है तो देख लो भी, रिस्क कौन बियर करेगा, डिलीवरेबल स्टेट में डालने के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, डिमांड कौन करेगा, ये सब चीजें. यहाँ से ज्यादातर चांसेस है कि आपका क्वेश्चन, ज्यादातर चांसेस है प्री का आने का, कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ज्यादातर चांसेस है प्री का आएगा. हाँ अगर, हाँ अगर इनमें आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है, हाँ है ना, कोई एग्रीमेंट नहीं है. जैसे क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, एक्सप्रेसली तो नहीं होता, कई बार क्या होता है, जैसे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो लोग बाहर से सामान मंगाते हैं, कोई व्यापारी है, वो लोग ना कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई ये सामान कितने रुपए का है, तो वो बोलते हैं इतने रुपए का, तो बोलते हैं कि इतने रुपए का, कुछ ऐसा सा टर्म यूज करते हैं, FOR या ऐसा करके कुछ टर्म यूज करते हैं वो. दैट मीन्स उनका ये कहने का भाई इतने रुपए डिलीवरी के साथ है ना. उस केस में वो क्या हो जाता है, वो ये बोलते हैं भैया उसमें मतलब इम्प्लाइड हो जाता है कि डिलीवरी का खर्चा कौन बियर करेगा. तो अगर ऐसी कोई बातें आपस में नहीं हुई हैं तब ये रूल लगेंगे. अगर आपस में इनकी कोई बातें हुई हैं फिर तो जो उन्होंने जो भी बात हुई है वही रूल लगेंगे ना, फिर ये रहेगा. तो ठीक है, अब अपने आज की क्लास एक बार इतनी रहने देते हैं, क्योंकि वैसे बहुत अजीबो गरीब चीजें चली हैं आज, थोड़ी छोटी छोटी सी बातें कही रही हैं. रोज ही ऐसे लिखा जा रहा है, तभी तो मैं देख रहा हूँ कि भाई तेरे को कितना पढ़ना पड़ेगा. तो चलो कोई बात नहीं, आज तो 2-3 दिन लगेंगे तेरे को कवर करने में, कोई नहीं. ठीक है, आधे घंटे बाद क्लास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, क्योंकि ज्यादा गैप नहीं डालेंगे. आधे घंटे बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास करते हैं. कल अपने इस टॉपिक को खत्म कर देंगे. ये जो नहीं है आपका ये परफॉर्मेंस वाला, ये कल खत्म कर देंगे. मान के चलना आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगभग अगले हफ्ते ट्यूसडे या वेडनेसडे तक खत्म हो जाएगा. सो बी रेडी टेस्ट देने के लिए. जल्दी आपके जैसे ही खत्म होगा उसी के बाद टेस्ट चालू हो जाएंगे, होगा का. ठीक है, तो
अब आज की क्लास तो अपनी इतनी है, आधे घंटे बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है, दैट इज 12:40, ठीक है, 20 मिनट पहले ही चालू कर देंगे। 12:40 पे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास, और उसमें आई थिंक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अपने खत्म कर चुके हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ये सब चीजें। आज तो वैसे छोटी मोटी बेसिक की बातें रहेंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, तो ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे तो पूछ लेना। मेन यही है, ठीक है। तो अब देखते हैं, आज गूगल मीट पर मैंने क्लास की है, क्या नाम है अपना, अगर वो लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो अपने ऐसे ही कंटिन्यू कर देंगे, बाकी देखते हैं क्या होगा। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो किसी को भी। हाँ, सिर्फ सेक्शन 36 है, हालांकि जब ये टॉपिक खत्म होगा ना तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस कर लिखवा दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी इलस्ट्रेशन अपने ने नहीं किए, क्योंकि अभी टॉपिक मुझे भी पता है आज आपको बहुत जल्दी नहीं क्लियर हुआ होगा। आपको ऐसे मोटा मोटी सा पता होगा, कमांड नहीं बनी हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, उसमें बड़ा ध्यान से चीजों को पढ़ना पड़ता है भाई, खुद से पढ़ना पड़ता है तब वो याद होती है। फिर अपने इलस्ट्रेशन भी करेंगे, ठीक है। वैसे तो 36 ही इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल जो भी, अगर इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने, वो भी करेंगे। ओके, चलो भाई, अब खत्म करते हैं। 12:40 पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्लास होगी। तब तक आप लोग अपना आराम करना है, आराम कर लो, और फिर अपने चालू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास। अंडर सेक्शन 36 तो ऐसा कोई रूल नहीं है, रूल तो है वो एक्नॉलेजमेंट वाला, बता दूंगा मैं, चलो बता देता हूँ। बाकी लोगों के लिए किसी काम का वो रूल नहीं है, और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो आ गया, है रूल तो है। ए सेलर है, बी बायर है। किस चीज का है? ए सामान बेच रहा है बी को, किस चीज का? मान लीजिए 10 किलो गेहूं। बी उसको रुपए देगा 100 रुपए, ₹100। अब कहानी ये होती है कि पता लगता है कि भैया ये जो गेहूं है, जो ए ने डिलीवर करना है, ये तो सी के पास है, सी की पोजीशन में है। अब या तो ये हो कि भैया ए सी से लेकर दे दे उसको चीज, जो आपने बोल सकते हैं। सपोज ऐसा है कि अभी हाल फिलहाल सी के पास है, और ए बोलता है सी को कि यार तो बी को, सॉरी, ए बोलता है बी को कि आप सी से उठा लेना। कई बार होता है ना, हम ऐसे बोल देते हैं कि मेरा सामान वो फलानी दुकान पे पड़ा, आप उससे ले लेना। ऐसा होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई, तो ए ने मान लो सी को बोला, बी को बोला कि आप सी से सामान उठा लेना। बी ने सी को बोल दिया कि हाँ भैया, और ऐसे ऐसे करके जो सामान है वो मैं आपसे ले लूंगा। सी ने कहा ओके, सी ने क्या किया? ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस जिसको हम बोलते हैं। यहाँ भैया आपका सामान है, मेरे पास पड़ा है। उसने एक्नॉलेजमेंट दे दी, सेलर की डिलीवरी हो गई। सेलर का ये माना जाएगा सामान डिलीवर हो गया। लॉजिकली क्या बनता है, जो हमारे साथ प्रैक्टिकली होता है, ऐसा होता है कि ए ने 10 किलो गेहूं बेचना है, जो गेहूं अभी सी के पास है, तो ए सी के पास जाता है, उससे वो गेहूं लाता है और बी को दे देता है। लॉजिकली ऐसा होता है। पर सपोज ऐसा नहीं है, ए ने बी को बोला कि यार सी के पास सामान पड़ा है और तुम ले लो। अब उसमें भी ये हो सकता है बी सीधा सी के पास चला जाए, सी के पास जाए और उसको बोले कि वो ए का जो सामान पड़ा है वो दे दो। सी दे देगा, तब डिलीवरी मानी जाएगी। उसके अलावा क्या हो सकता है कि बी ने कहा कि अच्छा सी, अरे वो तो मेरा जानकारी है। उसने बी को, सी को फोन किया बी ने कि यार वो ऐसे ऐसे करके सामान पड़ा है। वो कहा हाँ हाँ। वो कहा यार वो जो मैंने उससे ए से खरीद लिया है, तो वो तू सामान अपने पास ही रख ले, मैं ले जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, एक्नॉलेजमेंट हो गई। ओके, अब जहां उसने एक्नॉलेजमेंट कर दी वहीं डिलीवरी माना जाएगा। कि ये टॉपिक ये कहना चाहता है कि नॉर्मली तो आप लोग यही देखते हो कि डिलीवरी कैसे होती है, कि भाई डिलीवरी तभी मानी जाती है कि जब सामान बी की पोजेशन में चला गया। एक, बट कई बार क्या होता है, सामान बी की पोजेशन में चला गया या बी के एजेंट की पोजेशन में चला गया, ऐसे। इन शॉर्ट हम ये बोलते हैं कि सामान एक जगह से दूसरी जगह गया है, ऐसा होना चाहिए, सामान मूव होना चाहिए। हम ऐसा ही कुछ बोलते हैं,
भाई सामान डिलीवर होना चाहिए बायर को, उसको या उसके एजेंट को डिलीवर होना चाहिए, मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव होना चाहिए। अब उसी के अंदर एक बात ये आती है कि सपोज सामान पहले से किसी के पास पड़ा था, जैसे कि यहां हो गया। अब वहां पर ये बोला गया कि भाई जरूरी नहीं है कि जब मूव होगा तभी, जो तीसरा बंदा है, जो थर्ड पर्सन है, अगर वो एक्नॉलेज भी कर देगा ना बी को कि हाँ सर आपका सामान पड़ा है ले जाना, एक्नॉलेजमेंट से ही डिलीवरी होगी। ये है थर्ड पर्सन का रूल, बट इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इतना इतना कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे आपका पेपर चला जाए नहीं जाएगा। अगर लिखना है तो लिखवा देता हूं। लिखना है आपको? जी रुचि, लिखवाऊं ये बात? इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बोलते हो तो मैं लिखवा देता हूं। लिख लो फिर भाई। इफ द गुड्स, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। इफ द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पर्सन, इसको अलग से ही डालना, ठीक है, और बस पढ़ के छोड़ देना। इफ द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पर्सन, इफ द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पर्सन एट टाइम ऑफ सेल, एट टाइम ऑफ सेल मतलब जिस समय, if the goods are in possession of third person, possession of third person at time of sale, लिखो इसमें, if the goods are in possession of third person, if the goods are in possession of third person at time of sale, the goods shall be deemed, the goods shall be deemed to be delivered to buyer, the goods shall be deemed to be delivered to buyer, blue pencil लिखिए, the goods shall be deemed to be delivered to buyer when the third person acknowledges, accept जिसको बोल सकते हैं, acknowledges that he holds the good on behalf of buyer, that he holds the good on behalf of buyer। जैसे यहां पर क्या हुआ, एक तो होता भी उसको वो फिजिकल पोजेशन दे देता, एक हुआ कि उसने बी ने फोन किया और सी ने कह दिया हाँ हाँ कोई बात नहीं ले जाना, तो यहाँ पर सी ने कह दिया कि हाँ ये सामान मैंने रख लिया तेरे बिहाफ, कभी भी ले जाना। When the third person acknowledges that he holds the goods on behalf of buyer, मतलब buyer कोई obvious to buyer, but इतना लिख के छोड़ दो, acknowledges that he holds the goods on behalf of buyer, इतना बहुत है, ठीक है। यस, कोई भी डाउट कुछ भी पूछ सकते हो तो पूछ लो भाई। कौन से वाला एक्सेप्शन? हाँ, अब सी किसके बिहाफ पे होल्ड करके बैठा है? बायर के बिहाफ पे, तो वो बेच सकता है। यहाँ ये हो जाएगा ना कि भाई सी बिहाफ पे होल्ड करके बैठा, मतलब बायर ने भी कंसेंट दी है कि हाँ होल्ड कर लो। सी ने उसको फोन पे बोला कि हाँ ले जाना कभी भी, मतलब बी ने भी कंसेंट दिया कि हाँ रख लो मैं ले जाऊंगा, तो यहां पर वो क्या बन जाएगा? एजेंट। क्या बन जाएगा वो? एजेंट, है ना। बाकी एक्सेप्शन के लिए हमेशा याद रखना, जो अपने ने पिछले टॉपिक में वो एक्सेप्शन पढ़े थे ना, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट वाले, वो एक लाइन पे एक्सेप्शन नहीं लगेगा कभी भी, उसमें हर टॉपिक में 3-3 4-4 इजेंशियल्स है, वो सब चीजें फुलफिल होनी चाहिए तब आप लगाओगे। तो बहुत बहुत ध्यान से लगाना उन एक्सेप्शंस को, ये ना हो कि सीधे लगाए पड़े होगी सब जगह, ये आप डिलीवरी करवा दे रहे हो, बायर कोई टाइटल दे रहे हो, ठीक है। चलो भाई, अब क्लास खत्म करते हैं। 12:40 पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होगी, जिसमें ऑब्वियस वैसे आज तो टॉपिक बहुत इजी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, मतलब आज का टॉपिक ज्यादातर प्री का टॉपिक है। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। टोका की क्लास अपनी तरफ से खत्म है। 12:40 पे आपकी होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्लास। 20 मिनट बाद, चलिए ठीक है, फिर अभी मैं खत्म कर रहा हूँ। इसी लिंक से हो सका तो दोबारा चालू करते हैं, पता नहीं होता है कि नहीं होता, नहीं अगर इस लिंक से चालू हो पाए तब नया लिंक भेज दूंगा।
चल रहा है। अरे वो वॉइस उसके लिए तो वो गूगल मीट का कनेक्शन उस पर डाल दिया। टाइप करने में दिक्कत आती है ना, सब किसी बच्चे को या